The inverse relationship between time and frequency. The time domain and frequency domain description of a signal are inversely related. सबको पता है बात? Yes, sir. ठीक है. If a signal is strictly limited in frequency, then the time domain description of the signal will train on indefinitely. इस बात का क्या मतलब? इस बात का क्या मतलब है? इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है, ये आपके पास था टाइम डोमेन सिग्नल. क्या था ये? रेक्ट. और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या था? ये टी में बाई, ये टी है, ये फोरियर है. फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसा था? ऐसा था. ऐसा था. क्या ये टाइम में लिमिटेड है सिग्नल? टाइम में लिमिटेड है, इनडेफिनेटली डिफाइंड नहीं है. ये टाइम में अगर इफ दिस इज रेक्ट टी बाय, इसको ओपन कर ले, इफ दिस इज रेक्ट t by t, it means ये t by 2 से minus t by 2 तक कितना है. ऐसे ही है ना? ये फोरियर डोमेन में कहां तक जा रहा है? दिस इज a, बताएं, a t sync f t. ठीक है. ये कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी जा रहा है. माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक डिफाइन है. क्यों? क्योंकि ये टाइम लिमिटेड है, फ्रीक्वेंसी. तो इफ द सिग्नल इज टाइम लिमिटेड, इट वुड बी फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो जब हम यहाँ पे एक बात करने लगे हैं, if the signal is strictly limited in frequency, then the time domain description of the signal will train on indefinitely. Clear हो गई ये बात? Yes, sir. A signal is strictly limited in frequency or strictly band limited if its Fourier transform exactly zero outside a finite band of frequency. Band limited signal किसको कहेंगे? ऐसा सिग्नल जो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसीज के लिए डिफाइन हो. फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक, बाकी आगे जीरो, उस सिग्नल को क्या कहेंगे? बैंड. ऐसा सिग्नल जो कि इनडेफिनेटली डिफाइंड नहीं होगा, बल्कि एक सर्टेन बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए डिफाइन होगा, उसे क्या कहेंगे? बैंडिंग. ठीक है. तो दैट वुड इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म इज एग्जैक्टली जीरो आउटसाइड अ फाइनाइट बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी. क्लियर होगी बात? If a signal is strictly limited in time, then the spectrum of the signal is infinite in extent. A signal is strictly limited in time if the signal is exactly zero outside the finite time interval. Clear ये बात भी? Clear होगी? चलें आगे. अब हम बात करते हैं. अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा है कि किस तरह करना है, क्या करना है, वो बात का टॉपिक है. ठीक. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपने अक्सर देखी है, बैंडविड्थ. सुना है नाम? बैंडविड्थ किसको कहते हैं? A bandwidth of a signal provides a measure of the extent of significant spectral content of the signal for positive frequencies. क्या मतलब? Extent of the significant spectral content. यानी फ्रीक्वेंसी में जहाँ पे सिग्निफिकेंट फ्रीक्वेंसीज, वो बैंड, वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जहाँ पे एक सिग्निफिकेंट कंटेंट सिग्नल का मौजूद होगा, वो क्या कहलाएगी? वो क्या कहलाएगी? बैंडविड्थ कहलाएगी. एंड दैट इज ओनली डिफाइंड फॉर पॉजिटिव. यहाँ तक याद रखें. ठीक है. एक तो मैंने ये बात की कि सिग्निफिकेंट स्पेक्ट्रल कंटेंट मौजूद होगा उस रेंज में फ्रीक्वेंसी की. ठीक है. और उसकी दैट इज ओनली डिफाइंड फॉर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी. ये दो बातें हुई. अब आगे देखते हैं. ठीक है. पहला क्वेश्चन आपसे, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस टाइम लिमिटेड? 1/t. ठीक है. अब आपने क्या 1/t, आपने क्या कहा, आप हो सकता है 2/t कहें. ठीक है. कोई 3/t भी कहे. ठीक है. तो इसके लिए क्या है कि बैंडविड्थ के हमने मजीद आगे इसको बताना है कि भाई हम कौन सी बैंडविड्थ की बात कर रहे हैं, हम कौन सी बैंडविड्थ की बात कर रहे हैं, वो हमारा अभी थोड़ी देर में टॉपिक आता है. ठीक है. तो मैं ये सुनना चाह रहा था कि आप बैंडविड्थ को डिफाइन कैसे करते हैं. ठीक है. दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ बैंडविड्थ दैट वी आर लुकिंग फॉर. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, a signal is said to be a low pass if its significant spectral content is centered around the origin. अगर इसका significant spectral content centered around the origin है, तो वो क्या सिग्नल होगा? लो पास सिग्नल होगा. क्या ये लो पास सिग्नल है? अगर ये सेंटर्ड अराउंड द ओरिजिन होता
तो हम कहते हैं कि ये लो पास सिग्नल है। This is purely sync frequency domain में that is a low pass signal. A signal is said to be band pass. एक signal को band pass कहेंगे if its significant spectral content is centered around some FC where FC is non-zero frequency. तो अगर significant spectral content जो है that is centered around some FC तो वो signal क्या कराएगा? Band pass. Band pass signal कहलाएगा. ठीक है, तो अभी हमने दो बातें की, एक low pass जो कि zero के अराउंड है और एक band pass जो कि कोई किसी certain FC के अराउंड है. चले आगे? सही है? आगे. अच्छा, when the spectrum of the signal is symmetric with the main lobe bounded by a well-defined null frequencies at which the spectrum is zero, we may use the main lobe as the basis for defining the bandwidth of the signal. जो आपने बात की, आपका नाम क्या है? असद ने जो बात की थी वो ये थी, ठीक है? तो वो क्या कह रहा था? असद कह रहा था कि भाई मैंने 1/t इसकी बैंडविड्थ लेनी है, ठीक है? ठीक है, अच्छा, when the signal is low pass, the bandwidth is defined as 1/2 of the total width of the main spectral lobe. आगे नहीं मैं पढ़, इसकी क्या रीजन है? सर वो सेंटर होता है, तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंसी 0.5 की जरूरत है। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे बात की, अगर वो सेंटर्ड अराउंड द ओरिजिन है, ठीक है, और मैंने ये वाली बैंडविड्थ लेनी है जो कि फर्स्ट नल के साथ बन रही है, ठीक है, तो मैंने इसका लिखा हुआ है कि हाफ लेना आपने। क्यों ले लेना हाफ? हाफ क्यों लेना है? बिकॉज ओनली पॉजिटिव साइड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेनी है। अभी आपने बैंडविड्थ को डिफाइन किया है, दैट इज ओनली डिफाइंड फॉर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, तो हम ये वाला पार्ट नहीं देंगे। हाँ, अलबत्ता अगर ये बैंड पास सिग्नल होता, अगर ये बैंड पास सिग्नल होता तो हम बैंडविड्थ इस केस में क्या लेते? क्या लेते? ये हाफ विड्थ ना लेते बल्कि पूरी विड्थ लेते, तो उस केस में ये 1/t ना होती बल्कि 2/t होती। ठीक है जी, ये क्लियर है बात सबको? क्लियर है? When the signal is band pass with the main spectral lobe centered around plus minus fc, where fc is large, the bandwidth is defined as the width of the main lobe for positive frequencies. This definition of bandwidth is called null to null bandwidth. ठीक है, तो जो असद ने बात की थी कि मैंने 1/t बैंडविड्थ लेनी है, कि मुझे लगता है यहाँ पे सिग्निफिकेंट स्पेक्ट्रल कंटेंट मौजूद है, ठीक है, तो इस बैंडविड्थ को कहते हैं नल टू नल बैंडविड्थ, ठीक है। और ये अगर आपके पास लो पास सिग्नल होगा तो आपने हाफ लेनी है, क्योंकि ये बाकी नेगेटिव साइड ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। हाँ, अलबत्ता अगर ये बैंड पास सिग्नल है तो फिर आपने क्या लेना है, ये 1/t है, ये -1/t है, ये टोटल कितनी बिट थी इसकी? 2/t। तो उस केस में ये बैंडविड्थ आपकी जो है ये आ गई होगी, ठीक है, और नल टू नल बैंडविड्थ आपकी इतनी होगी, ठीक है जी अब्दुल्ला, ठीक है, ठीक है। तो ये है जी मेन लोब की बैंडविड्थ, ठीक है, मेन लोब की बैंडविड्थ, और ये क्या है? नल टू नल बैंडविड्थ अगर आपका बैंड पास सिग्नल। क्लियर है जी? चले आगे। एक और किस्म की बैंडविड्थ डिफाइन होती है जिसे कहते हैं 3 dB बैंडविड्थ। व्हाट इज अ 3 dB बैंडविड्थ? व्हेन द सिग्नल इज लो पास, द 3 dB बैंडविड्थ, मैं चाहता हूं कि मैं देखता हूं साथ-साथ कि कितना आ रहा है। हो गया। अच्छा, when the signal is low pass, the 3 dB bandwidth is defined as a separation between zero frequency where the amplitude of the spectrum attains its peak value and the positive frequency at which the amplitude drops to 1/√2 of its peak value. When the signal is band pass centered at plus minus fc, the 3 dB bandwidth is defined as a separation between the two frequencies at which the amplitude spectrum of the signal drops to 1/√2 of its peak value. ये मैं आपको डायरेक्ट डायग्राम से यहाँ से बताता हूँ। ये आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म है किसी सिग्नल का, किसी भी सिग्नल का ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है, और मैंने इसकी अगर मैंने मेन लोब बैंडविड्थ लेनी होती तो क्या होती? यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर मैंने इसकी नल टू नल बैंडविड्थ लेनी होती तो फिर इसको बैंड पास सिग्नल होना चाहिए था, और फिर वो नल टू नल बैंडविड्थ लेते। मैंने अगर इसकी 3 dB बैंडविड्थ लेनी है तो वो क्या है? इस सिग्नल का जो मैक्सिमम पावर है, ठीक है, 1/√2 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, वो पॉइंट्स जो है वो आइडेंटिफाई करें। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो बैंडविड्थ होगी वो उसकी क्या होगी? 3 dB बैंड। इन केस ऑफ लो पास सिग्नल, इन केस ऑफ लो पास सिग्नल यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बन रहा है ये 3 dB बैंडविड्थ,
अलबत्ता अगर ये सिग्नल बैंड पास सिग्नल होता तो ऑन आइदर साइड ये जो बन रही है आपकी 3 dB यानी 2 टाइम्स दिस फ्रीक्वेंसी आपकी, ठीक है। तो जहाँ पे पीक वैल्यू है उसका 1/√2 जहाँ पे एम्पलीट्यूड आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करो ऑन बोथ साइड्स जिस पे ये सेंटर्ड है, ठीक है। तो एफसी के बोथ साइड्स पे जहाँ पे सेंटर्ड है उसका 1/√2 जहाँ पे एम्पलीट्यूड आ रहा है वो आइडेंटिफाई करें और वो जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बनेगी दैट वुड बी द 3 dB बैंड, ठीक है जी। सही है अब्दुल्ला, सही है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद फारूक, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एक आती है RMS बैंडविड्थ, ठीक है। RMS बैंडविड्थ इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द सेकंड मोमेंट ऑफ अ प्रॉपर्ली नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ द स्क्वायर्ड एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ द सिग्नल अबाउट अ सूटेबली चूजन पॉइंट। उसका फार्मूला ये है कि आप फोरियर ट्रांसफॉर्म का की एनर्जी टाइम्स f स्क्वायर सॉरी f स्क्वायर टाइम्स g ऑफ f होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय द एनर्जी होल पावर 1/2, ये जो आता है इस फार्मूले से इसे आप कहते हैं कि RMS बैंडविड्थ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी टाइम बैंडविड्थ प्रोडक्ट। फॉर एनी फैमिली ऑफ पल्स सिग्नल्स दैट डिफर इन टाइम स्केल द प्रोडक्ट ऑफ द सिग्नल ड्यूरेशन एंड इट्स बैंडविड्थ इज अ कांस्टेंट। कोई भी सिग्नल जो है उसका जो उसकी ड्यूरेशन और उसकी बैंडविड्थ है ये कांस्टेंट नंबर आता है। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं? सर बैंडविड्थ से ये पॉजिटिव कैसे लेते हैं जी, क्यों लेते हैं? That is the definition of bandwidth because frequencies are always positive। ये हम स्पेक्ट्रम में डिफाइन कर रहे होते हैं, नेगेटिव साइड में जा रहे हैं, ठीक है। बैंडविड्थ की जब हमने डेफिनेशन देखी ना तब हमने क्या देखा था कि उसमें दो चीजें होती हैं कि एक उसमें सिग्निफिकेंट स्पेक्ट्रल कंटेंट होता है और नंबर 2 कि दैट इज ओनली फॉर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बैंडविड्थ। टाइम बैंडविड्थ प्रोडक्ट में कह रहा हूं कांस्टेंट होगा, क्यों? कांस्टेंट क्यों आना चाहिए? दोनों कांस्टेंट क्यों है? इसका मतलब अगर टाइम लिमिटेड सिग्नल आपका कोई होगा, ठीक है, जब आप मतलब ये टाइम के में आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो इसका मतलब आपने इसे टाइम आपने इसका एक्सप्लेन किया है कि ये -t/2 से t/2 है, इसका फिक्स टाइम है, ये कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट आया तो बैंडविड्थ जब डिफाइन करते हैं वो भी एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टाइम्स दिस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। इसे क्या कहते हैं आप? टाइम बैंडविड्थ प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? टाइम बैंडविड्थ प्रोडक्ट। If the duration of a pulse signal is decreased by reducing the time scale by factor a, the frequency scale of the spectrum, and therefore the bandwidth of the signal is increased by the same factor. Time में कम करोगे frequency में ज़्यादा। Clear है सबको? Yes. Any question? Any question from this topic? Inverse relationship between time and frequency. Any question? Adib, मोहम्मद फारूक, नहीं? नहीं है क्वेश्चन किसी को? शादेब, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन अगेन सिग्नल सिस्टम में पढ़ चुके हो। क्या होता है? डेल्टा टी से डिफाइन करते हो और क्या होता है ये? इट इज हैविंग अ जीरो एम्पलीट्यूड एवरीवेयर एक्सेप्ट एट t इक्वल टू 0 वेयर इट इज इनफाइनाइटली लार्ज इन सच अ वे दैट इट कंटेन्स यूनिट एरिया अंडर द कर्व। डेल्टा टी किस तरह का होता है जी? डेल्टा टी लुक्स लाइक 0 से 0 पे है। That is a delta function. That is a delta function. ठीक है? अच्छा, सही है। अच्छा, और डेल्टा फंक्शन में जब इंटीग्रेट करते हो तो जवाब क्या आता है? दैट इज 1। इसका क्या मतलब होता है कि एरिया अंडर दिस ये क्या है? ये माइनस इंफिनिटी है और ये बिल्कुल जीरो है, ठीक है। सो दैट कि इसका जो एरिया है एरिया अंडर द कर्व इज 1, ठीक है। ये दी डेफिनेशन इसकी डेल्टा फंक्शन। डेल्टा फंक्शन इज एन इवन फिक्स्ड फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, फायदा क्या है इसका? सबसे पहला फायदा देखो, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द डेल्टा फंक्शन। प्रॉपर्टी क्या है जी डेल्टा फंक्शन की? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। कोई आपके पास सिग्नल है, आपने डेल्टा फंक्शन
टाइम शिफ्टेड वर्जन के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या आएगा, सिग्नल का उस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो आपको पता लगेगा, सिग्नल की उस पॉइंट पे वैल्यू है वो पता लग जाएगी। क्यों? ये डेल्टा फंक्शन है ना, ठीक है। अगर ये किसी से मल्टीप्लाई करोगे, अगर ये आप किसी सिग्नल से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ये नॉन जीरो पे जितनी भी उसकी वैल्यूज हो उससे तो जीरो से मल्टीप्लाई करके जीरो कर देगा वो। सिर्फ जो उस पॉइंट पे वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये डेल्टा टी है, अगर आप यहाँ पे डेल्टा टी माइनस टी नॉट को प्लॉट करें तो वो क्या होगा, टी नॉट पे एक इंपल्स होगी, ऐसी है भाई। तो जब इस डेल्टा टी माइनस टी नॉट को जब आप करोगे मल्टीप्लाई सिग्नल के साथ तो क्या होगा, टी नॉट के अलावा जितनी भी उसकी वैल्यूज हैं वो जीरो से मल्टीप्लाई हो रही है, वो जीरो हो जाएंगी। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे आ जाएगी, इधर देखो टी नॉट पे फंक्शन की वैल्यू वो आ जाएगी। मेक सेंस? चलिए, रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी of the delta function. The convolution of any function is the delta function leaves the function unchanged. Okay? जब आप convolution करते हैं delta function की किसी भी सिग्नल के साथ तो वो क्या करता है, उसकी वैल्यू को अनचेंज रखता है। कन्वोल्यूशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? आपको याद है टाइम इनवर्स रिलेशनशिप की जब हमने बात की थी, जब मैं यहाँ पे बात कर रहा था टाइम इनवर्स पिछले लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारा टाइम डोमेन सिग्नल है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर कुछ इस तरह से है, अगर मैं इसको टाइम में छोटा कर दूं तो फोरियर ये फैलता जाएगा, हत्ता कि मैंने इसको बिल्कुल कर दिया छोटा और ये एक इम्पल्स बन गई, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये तो बन रही है कि नहीं बन रही? जी ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? 1 डिफाइंड फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू straight line, the limiting form of a pulse of a unit area is the duration of the pulse. Clear है जी सबको? straight line clear axis पे बनेगी या वहां पे बनेगी जहां पर उसका एम्पलीट्यूड है टाइम में? ये g of t एक इम्पल्स फंक्शन है डेल्टा t, ठीक है। इसका आपने लिया फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी 1 is the amplitude for all the frequencies, 1 is the amplitude for all of the frequencies, ये पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज या नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज, कोई इसमें एक्सपोनेंशियल की बात नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका टाइम डोमेन में सिग्नल 1 होगा, डिफाइंड फॉर ऑल द टाइम्स, फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, सिंपल सा, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डुअलिटी प्रॉपर्टी। अभी देखिए हमने कल भी लास्ट वीक भी देखी, ये क्या कौन सी प्रॉपर्टी है? डुअलिटी प्रॉपर्टी। लेकिन डुअलिटी प्रॉपर्टी में आपने एक चीज देखी थी कि अगर g of t g of f के बराबर है तो कैपिटल g of t g of माइनस f के बराबर है। लेकिन फिर क्या हुआ यहाँ पे? इवन फंक्शन है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि इवन फंक्शन, ठीक है। चलें जी, अब आगे देखेंगे अनदर डेफिनेशन ऑफ द डेल्टा फंक्शन। अनदर फंक्शन ऑफ द डेल्टा फंक्शन देखें, यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे क्लियर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखिए। 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? डेल्टा एफ है। 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म डेल्टा एफ है भाई, असल, ठीक है। अप्लाइंग द फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, मैंने 1 को मल्टीप्लाई करा दिया, इधर यहाँ पे देखिए, मैंने 1 को मल्टीप्लाई करा दिया EJ2 का FCT से। फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी थी किसी भी सिग्नल को अगर EJ2 का FCT से मल्टीप्लाई करा दो तो फोरियर ट्रांसफॉर्म शिफ्ट हो जाएगा किस पे? FC पे। देखा था कि नहीं? तो डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, सॉरी 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या था? डेल्टा एफ। 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या था? अभी देखा है कि नहीं, 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? डेल्टा एफ है ना। तो मैंने 1 को मल्टीप्लाई करा दिया अगर EJ2 का FCT से, तो डेल्टा एफ माइनस FC। क्लियर हो गया अभी? देखो यहाँ से मुझे ये पता लग गया कि EJ2 का FCT का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? डेल्टा एफ माइनस FC। ठीक है भाई, सही है कि नहीं? सही है? है जी जोएब? अच्छा, आइलर्स फार्मूला लगाएंगे, cos of x is equal to EJX plus E minus JX divided by 2। सबको पता है ये? ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। EJ2 पे FCT का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? एक मिनट पहले
सबसे पहले यहाँ पे मैंने देखो cos 2 पर fct है, ये आपके सामने स्क्रीन पे मैंने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने के लिए सबसे पहले मैंने सिग्नल को आइलर आइडेंटिटी लगाई इसके ऊपर और मैंने फोरियर इसका लेना है, फोरियर ऑफ ऑल दिस। सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस प्लस फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, ऐसी होगा ना। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई जे टू पे एफ सी टी क्या है? डेल्टा एफ माइनस एफ सी है कि नहीं? और ई माइनस जे टू पे एफ सी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? डेल्टा एफ प्लस एफ सी। तो cos 2 पे एफ सी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आया? टू इंपल्सेस, वन डिफाइंड एट एफ सी एंड वन डिफाइंड एट माइनस एफ सी। साइन ऑफ एक्स क्या होता है? ई जे एक्स प्लस ई माइनस जे एक्स डिवाइडेड बाई टू जे। cos of x is equal to e j x plus e minus j x divided by 2 और sin of x क्या होता है? e j x plus e minus j x divided by 2j। तो यहाँ पे भी माइनस आता है ऐसी ये। तो साइन की क्या हो गई थी? फोरियर ट्रांसफॉर्म एक इंपल्स होगी एफसी पे और माइनस एफसी पे एक इन्वर्टेड पल्स होगी। अब बैक टू द क्वेश्चन जो हमने थोड़ी देर पहले किया, अभी देखा आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन ऑफ x और कोसाइन ऑफ 2 पे fct और टू पल्सेस एट fc एंड माइनस fc। अब याद करो वो ये वाली एग्जांपल, ये वाली आइए यार। तब तो हमने कन्वेंशनली कर लिया ना उसको, कन्वेंशनली हमने देख लिया कि भाई ई जे टू पे एफ सी टी से जब भी मल्टीप्लाई करता है तो वो सिग्नल को शिफ्ट कर देता है बेसिकली एफ सी पे और माइनस एफ सी पे। ये हमने देखा था ना इस प्रॉपर्टी को देख के कि सिग्नल को मल्टीप्लाई किया अगर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से तो फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ सी पे शिफ्ट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी अब हमने देखी, लेकिन उसके बैकग्राउंड में थ्योरी क्या थी कि जो एक्सपोनेंशियल का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो बेसिकली इस पॉइंट पे एक इम्पल्स होती है, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी देखी थी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, कि उसने उठा के जो फोरियर ट्रांसफॉर्म ओरिजिन पे था वो एक एफसी पे ले गया एक माइनस एफसी पे, ठीक है। तो हमें डेल्टा फंक्शन का क्या फायदा हुआ? डेल्टा फंक्शन एक तो किसी पॉइंट पे वैल्यू निकालने के लिए मालूम हो गया, या डेल्टा फंक्शन किस लिए होता है कि पूरे का पूरा सिग्नल को एक दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस और एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक? आसान है ना काम, ये आसान है। अब बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, अब्दुल मुईद ने प्रैक्टिस करनी कोई नहीं इसमें, लेकिन बात इसमें ऐसी नहीं है, इसमें क्या प्रैक्टिस करनी है। इसी के लिए मैंने बुक के अलावा मैंने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम टाइप चीजें हैं वो मैंने अलग से मैं आप लोगों को क्लास में दिखाया करूँगा, इसमें आप लोगों की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और क्वेश्चन टाइप चीजें हैं आपको नजर आएगी, ठीक है। तो अभी आपने चीजें तो देखी हैं, लेकिन उनकी जो मजीद प्रैक्टिस है वो जिस तरह की मैं अलग से जो अपलोड किया करूँगा चीजें, उनमें आपकी उसकी प्रैक्टिस होती है, ठीक है ना। तो ऑल्दो इसमें भी एग्जांपल्स आ रही हैं, बार बार आ रही होती हैं, लेकिन उसमें आपकी चीजें बिल्कुल मजीद जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक हो गया जी, सही है। अच्छा नहीं काफी तो नहीं है, बिल्कुल काफी नहीं है यार, काफी नहीं है। काफी नहीं है। अच्छा सुने, ये जो आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है ना, ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगा। बल्कि ऐसा करते हैं कि ये थोड़ा बहुत अभी देख लेते हैं और वो जो प्रॉब्लम्स दूसरी चीजों से रिलेटेड है वो फिर बाद में करते हैं, ठीक है। ये मैं यानी कि मैंने लेक्चर बनाया था 5A 5B 5C रिस्पेक्ट टू B5, तो मैं 5B अभी स्टार्ट नहीं कराना, 5C का कुछ क्वेश्चन अभी कर लेते हैं जो रिलेटेड है ऑलरेडी कवर्ड कंटेंट। 5B और 5C का रिमेनिंग पार्ट है, ओके। कोई भी आपके पास लो पास सिग्नल है, उसकी फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन करोगे तो वो बैंड पास सिग्नल बन जाएगा। मॉड्यूलेशन जब स्टार्ट होगी ये हमने तब पढ़ना है कि बैंड पास सिग्नल, अभी तो आपने पढ़ लिया कि बैंड पास सिग्नल किसको कहते हैं, लेकिन वो क्यों जरूरी है और बैंड पास में जाने का फायदा क्या है,
इसकी एप्लीकेशन क्या है, क्या जरूरत है जीरो पे सिग्नल जो पड़ा है उसको एफसी पे भेजने की। ठीक है, ये चीजें आपने पढ़नी है इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में, जब आप एएम मॉड्यूलेशन स्टार्ट करो। ठीक है, जब मॉड्यूलेशन स्टार्ट करोगे तब आपको ये चीज समझ आएगी। ठीक है, अच्छा, बेस बैंड एंड बैंड पास कम्युनिकेशन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है। लो पास सिग्नल होता है, उसे मॉड्यूलेट कर देते हो, बैंड पास सिग्नल बन जाता है। और वायरलेस कम्युनिकेशन की जो फंडामेंटल्स है ये वो। ठीक है, अच्छा चलो, सबसे पहले ऑब्टेनिंग अ बैंड लिमिटेड सिग्नल। ऑब्टेनिंग अ बैंड लिमिटेड सिग्नल, ये आपके पास एक सिग्नल है जी ऑफ टी, ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अगर मैंने इस सिग्नल को बैंड लिमिटेड करना है तो मैं क्या करूँगा, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक फिल्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा जो एक सर्टेन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए डिफाइंड होगा। ठीक है, तो मैंने अगर इसे मल्टीप्लाई कर दिया एक रेक्टेंगुलर फंक्शन के साथ जो 2/t से -2/t के लिए डिफाइन होगा, तो इसके ऊपर इसको करो, बाकी चीजें जीरो हो जाएंगी और खाली आपके पास ये वाला सिग्नल है, बैंड लिमिटेड सिग्नल है। ठीक है, तो आपने टाइम लिमिटेड सिग्नल मुझे हमेशा क्या देता है, बैंड अनलिमिटेड सिग्नल देता है। अब्दुल्ला, टाइम लिमिटेड सिग्नल हमेशा क्या देता है आपको, बैंड अनलिमिटेड सिग्नल देता है। लेकिन मैंने उसको बैंड लिमिटेड करना है तो मैं क्या अप्लाई करूंगा उसके लिए, आई विल अप्लाई अ फिल्टर। ठीक है, और फिल्टर किस तरह के होते हैं, ज्यादातर रेक्टेंगुलर फंक्शन, और किस्म के भी होते हैं लेकिन अभी रेक्टेंगुलर फंक्शन आप देखते हैं, वो क्या करेगा, उतना कंटेंट आपको दे देगा। सर ये दोनों सेम फेज में होंगे ना, मतलब दोनों फ्रीक्वेंसी डोमेन में होंगे। जी 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 बिल्कुल, दिस इज फ्रीक्वेंसी डोमेन, दिस इज आल्सो फ्रीक्वेंसी डोमेन। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये टाइम डोमेन सिग्नल है, टाइम लिमिटेड सिग्नल है, रेक्ट फंक्शन है, उसका फोरियर डोमेन क्या होता है, सिंक फंक्शन, बैंड अनलिमिटेड होता है। मैंने उसको जब एक रेक्टेंगुलर फंक्शन फ्रीक्वेंसी डोमेन में से मल्टीप्लाई कर दिया जो 2/t से -2/t तक डिफाइंड है, तो मेरे पास ये सिग्नल सिंक का कहाँ से कहाँ तक है, 2/t से -2/t, बाकी जो है वो क्लिप हो। ठीक है जी, सही है, चले मोर ऑन फिल्टर्स इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए आई थी स्लाइड मैंने दरमियान में बता दी। आपके पास ये जी ऑफ टी एक सिग्नल है, जी ऑफ टी एक सिग्नल है, और मैंने अब क्वेश्चन किया है, ये जी ऑफ टी सिग्नल है और मैंने इसे बनाना है ये वाला सिग्नल, मैंने ये वाला सिग्नल बनाना है, ये पिछली वाली स्लाइड से रिलेटेड है। तो मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। सबसे पहले जी ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया, ये जी ऑफ टी क्या है, ये सिग्नल क्या है जी ऑफ टी, इसकी इक्वेशन बताओगे मुझे। जी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 एम्पलीट्यूड रेक्ट टी बाय, ये 0.5 से -0.5 तक, t/t लिखते हो, वो t क्या होता है बेसिकली, पूरा टाइम पीरियड होता है। ये 0.5 से यहाँ तक है, तो ये क्या है, ये सिग्नल है, ये सिग्नल है। ठीक है, तो आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म बना लिया, उसका जी बनेगा भाई, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का मैग्नीट्यूड लिया हुआ, इसलिए ये माइनस से नहीं आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। ठीक है जी, अच्छा, और जब मैंने इसको इस तरह का सिग्नल बनाना है जो खाली 2 तक डिफाइंड होगा, तो मैंने उसे h ऑफ f से क्या कराऊंगा, मल्टीप्लाई। ये h ऑफ f की इक्वेशन मुझे बता दो, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि वाकई आपको समझ आ गई। व्हाट इज h ऑफ f, इक्वेशन बताएं क्या है, व्हाट इज h ऑफ f, 1 रेक्ट t बाय 1 रेक्ट t बाय 2। मुझे सिग्नल चाहिए ये वाला जो कि सिंक में 2 से -2 तक डिफाइंड हो, ये हो जाएगा t/4, h ऑफ f वुड बी 1 रेक्ट t/4। ठीक है भाई, क्लियर है।